Hello, everybody. I hope each one of is fine and doing great in your studies. So, in this video, I will share my scorecard of RRB PO 2020, and also I will tell you how to attempt RRB examination, whether it is RRB PO and RRB clerk. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो RRB का एग्ज़ाम जो RRB PO का 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, तो हम उसकी बात करेंगे पहले. एंड नाउ लेट्स सी द स्कोर कार्ड. सो मुझे RRB PO के एग्जामिनेशन में जो मैंने 2020 में दिया था, तो उसमें मुझे 57.25 मार्क्स मिले थे. एंड सेक्शनल कट ऑफ रीजनिंग वॉज 11 एंड कॉन्ट 8.25. एंड जो ओवरऑल कट ऑफ थी यूपी की बात कर रही हूँ मैं, तो वो थी 47. एंड रीजनिंग सेक्शन में मुझे 37.25 मार्क्स मिले थे एंड कॉन्ट सेक्शन में 20 मार्क्स मिले थे. सो ये था ओवरऑल, मतलब जो प्रीलिम्स की कट ऑफ थी एंड जो मैंने प्रीलिम्स में मार्क्स स्कोर किए थे. ठीक है, तो कट ऑफ से 10.25 मार्क्स ज़्यादा हैं, तो कट ऑफ आपकी क्लियर होनी चाहिए, चाहे वो. लेकिन सेक्शनल कट ऑफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शनल आपका क्लियर होना ही चाहिए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं 47 कट ऑफ गई थी यूपी की. तो उस बेसिस पे अगर हम देखें, तो मान लीजिए हमने अगर रीजनिंग में भी 40 क्वेश्चन आउट ऑफ 40 किए होंगे, ठीक है, तो 40 हो गया. एंड उसके बाद अगर 7 क्वेश्चन में कॉन्ट सेक्शन किए, तो कॉन्ट सेक्शन में जैसा कि हमारा कट ऑफ 8.25 गया हुआ है, तो अगर 47 मार्क्स ऐसे ही होते हैं हमारे, तो ऑब्वियसली ओवरऑल तो आपका मतलब क्लियर रहता, लेकिन आपका सेक्शनल कट ऑफ रह जाता. तो ये सब चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान देने की ज़रूरत है. तो हर स्टेट का कट ऑफ अपना अलग अलग होगा, तो आप लोग अपना चेक कर लीजिएगा प्लीज़. मैं ये इस वक्त यूपी की बात कर रही हूँ, तो उस हिसाब से देखिएगा. लेकिन सेक्शनल कट ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दोनों चीज़ों का मतलब बैलेंस बना के देखिएगा, कहाँ पे आपको कितना टाइम देना है एंड सेक्शनल कहाँ पे कितना अटेम्प्ट करना, तो उन सब चीज़ों का ज़रूर वहाँ पे ध्यान रखिएगा. एंड अब बात करते हैं कि आपको पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है. एंड यस, मैं बताना भूल गई, मेरे अटैम्प्ट आई थिंक मेरे 60 या 62 अटैम्प्ट थे RRB PO में. सो काफ़ी लोग पूछते, इसलिए मैंने बता दिया. तो पहले हम स्टार्ट करते हैं अगर रीजनिंग सेक्शन से. ठीक है, आपका जो भी स्ट्रॉन्ग सेक्शन हो, चाहे वो रीजनिंग हो चाहे कॉन्ट हो, आप उसी से मतलब अपना पेपर स्टार्ट कीजिएगा. ठीक है, जैसे मेरा रीजनिंग है, तो मैं अपना पेपर हमेशा रीजनिंग से स्टार्ट करती हूँ. ठीक है, तो पहले हम रीजनिंग की बात करते हैं. तो रीजनिंग में आपको देखिए, रीजनिंग में भी 3 to 4 टाइप के लोग होंगे. लाइक रीजनिंग में कुछ लोग काफ़ी प्रो होंगे, ठीक है, जिनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी, जिनके रीजनिंग में बहुत अच्छे मार्क्स आते होंगे. कुछ लोग होंगे एवरेज होंगे, एंड कुछ को मतलब रीजनिंग में प्रॉब्लम होगी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि कुछ लोगों का कॉन्ट सेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. ठीक है, ऐसे भी कमेंट्स कुछ हैं कि उनका कॉन्ट सेक्शन तो ऑब्वियसली जैसे मेरे 40 आउट ऑफ 40 कभी कदार आ जाते हैं, तो उनका भी कॉन्ट में 40 आउट ऑफ 40 रहता है, लेकिन रीजनिंग में रह जाता है. जैसे मेरे साथ होता है कि रीजनिंग मेरे से हो जाता है, लेकिन कॉन्ट में मतलब उतना ही हो पाता है जितना मतलब नीड होती है कट ऑफ आपकी क्लियर हो जाए, लाइक दिस. तो सभी कैटेगरी के लोग हैं, सबकी अलग अलग चीज़ें हैं, सबकी अपनी स्ट्रेंथ होती है, अपनी वीकनेसेस होती हैं, तो आपको उन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है. ठीक है, तो रीजनिंग सेक्शन में आपको जो लोग मतलब जिनकी कमांड नहीं है, ठीक है, लाइक पजल हो गया, या आपको मतलब रीजनिंग में अगर प्रॉब्लम है काफ़ी, तो आप उन टॉपिक से स्टार्ट कीजिएगा अपना एग्ज़ाम जो मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक होते हैं. लाइक सिलोजिज्म हो गया, इनइक्वालिटी हो गया हमारा, एंड सीरीज़ हो गया लाइक अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ एंड न्यूमेरिकल सीरीज़ भी होती है हमारी. तो इनमें से एक ही आएगा आपका. एंड जो पेयरिंग फॉर्म वाले क्वेश्चंस होते हैं, जैसे जिसमें आपको वर्ड दिया होगा, उसमें आपको पेयर बनाने होंगे एंड वर्ड भी बनाने को आ जाता है. एंड कुछ आपके मिसलेनियस टॉपिक भी होंगे, लाइक ब्लड रिलेशन हो गया, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन हो गया, ऑर्डर एंड रैंकिंग भी आप बोल सकते हो. एंड कुछ शॉर्ट पजल्स भी होंगी, लाइक पजल्स ऑर्डर एंड रैंकिंग पे बेस्ड होती है, लाइक ए इज़ हैवियर दैन एंड ग्रेटर दैन, लाइटर दैन, लाइक दिस. तो आप क्वेश्चन का सिलेक्शन बहुत अच्छे से कीजिएगा कि आपको कौन से क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करने हैं. ठीक है, तो मैं उनके लिए बता रही हूँ जिनकी रीजनिंग वीक है. देन उसके बाद आप सबसे लास्ट में पजल पे जंप करिएगा. एंड यस, RRB PO का एग्ज़ाम है, तो थोड़ा सा आपका मॉडरेट लेवल होगा, बट ऐसा नहीं है कि पजल सारी आपकी ट्रिकी होंगी एंड बहुत ज़्यादा लेंदी होंगी. कुछ पजल ज़रूर आपको मॉडरेट दे रखी होंगी एंड एक तो इजी भी होंगी. तो आपको वहाँ पे सेलेक्ट करना है कि कौन सी पजल वहाँ पे डुएबल है, तो आप सबसे पहले उससे स्टार्ट कीजिएगा. ये नहीं कि एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ एंड आपने अपना एग्ज़ाम स्टार्ट कर दिया, देन आपको बाद में पता चल रहा है कि आपने काफ़ी टाइम दे दिया, फिर पता चल रहा है कि आपसे पजल हो ही नहीं रही. तो यहाँ पर आप जैसे मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो यहाँ पर आपको एक आइडिया ज़रूर हो गया होगा कि कौन सी पजल्स आपसे हो पा रही हैं ईजिली, कौन सी नहीं हो पा रही. तो आपको उसी बेसिस पे एग्ज़ाम में परफॉर्म करना है. तो ये तो हमारी रीजनिंग की बात हो गई. तो सब बस इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले आप मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स जो हैं
तो उनको पिक करिएगा क्वेश्चन सिलेक्शन में। देन लास्ट में अगर आपकी पज़ल में कमांड नहीं है या फिर आप पज़ल्स में बहुत ज़्यादा टाइम लेते हो या फिर पज़ल में आप मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ लेके बनाते हो, सारी चीज़ें होती हैं ना, क्योंकि रीजनिंग हमारा क्योंकि लॉजिकल पे बेस्ड है, तो हम इतना कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं, लाइक कोई ट्रिक हमने रट ली या फिर फॉर्मूला याद कर लिया तो उस पर हम अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो उन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा और उससे और अच्छा अपना एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कीजिएगा। देन कॉन्ट सेक्शन पे जंप करते, सेम चीज़ आपको कॉन्ट सेक्शन में भी करनी है। कॉन्ट सेक्शन में भी आपको जंबर्ड फॉर्म के क्वेश्चन जैसे आप बोलते हैं या फिर मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक जो हो गया इसमें भी होता है, लाइक सिंप्लीफिकेशन हो गया हमारा या अप्रॉक्सीमेशन हो गया, सीरीज़ हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गई एंड यस। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप पहले लीजिएगा एंड सबसे पहले आप अगर अप्रॉक्स या सिंप्लीफिकेशन में से जो भी आता है तो आप सबसे पहले वहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। देन उसके बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गई, सीरीज़ हो गया, देन लास्ट में आई थिंक जो भी 2 या 3 DI आपकी होंगी, 2 DI होंगी एंड हो सकता हो केसलेट वो दे दें क्योंकि केसलेट आ रही है हमारे एग्जामिनेशन में, तो केसलेट से मत स्टार्ट कीजिएगा, केसलेट बहुत कंफ्यूजिंग हो जाती है। तो पहले आपको इस तरह के क्वेश्चंस करने हैं, देन DI दोनों में से या 2 या 3 जो भी दी होंगी तो उसमें से जो आपको इजी लगे, डुएबल हो तो पहले उसे अटेम्प्ट कीजिएगा। देन आप अरिथमेटिक सेक्शन पे मूव कीजिएगा, मतलब अटेम्प्ट आप अच्छे से कीजिएगा एंड फुल एक्यूरेसी के साथ कीजिएगा, चाहे वो रीजनिंग हो चाहे कॉन्ट हो, अच्छे से परफॉर्म कीजिएगा। तो यही आप अपनी अप्रोच रखिएगा पेपर को अटेम्प्ट करने की एंड ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस था। एंड येस आई नो यहाँ पे काफ़ी लोगों को ये सब चीज़ें पता होंगी, जो बिगनर्स हैं जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम अपना देने जा रहे हैं उन्हें ये सब चीज़ें नहीं पता होंगी, तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। जैसे कि मेरा कॉन्ट सेक्शन वीक है तो ऐसा नहीं है कि आपको प्रीलिम सिर्फ क्वालिफाई करना है, तो उस तरीके से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है जिससे आपका सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर हो जाए एंड ओवरऑल कट ऑफ भी आपका क्लियर हो जाए। तो बहुत ही स्मार्टली वर्क कीजिएगा वहाँ पे, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम होता है। एज़ यू ऑल नो दैट कि 45 मिनट्स हमें दिए होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि जो भी आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन है उन सब उससे ही स्टार्ट कीजिएगा। एंड यस टाइमिंग की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे टाइमिंग लाइक आपको 45 मिनट दिया है, तो जैसे आप यहाँ पे टाइमिंग अपना डिसाइड करके जाते हैं कि आपको इस सेक्शन में इतना टाइम देना है, लाइक मैं वो चीज़ नहीं बता सकती आपको, वो आप ही डिसाइड कर सकते हो कि बिकॉज मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप ही डिसाइड कर पाओगे कि आप किस सेक्शन में कितना टाइम दे रहे हो एंड आपको किस सेक्शन को कितना टाइम देना है। लेकिन मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आपका जो स्ट्रॉन्ग सेक्शन है अगर उस सेक्शन में आपको 3 to 4 मिनट एक्स्ट्रा लग जा रहे हैं तो आप दे दीजिए, लेकिन वहाँ पे आप फुल अटेम्प्ट एंड फुल एक्यूरेसी के साथ ज़रूर करिए। एंड जो सेकंड हमारा सेक्शन होगा उसमें अगर कम टाइम में भी आप इजीली जितना आपका क्लियर हो जाए उतना आप कर पा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपका 3 to 4 मिनट इधर उधर हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे काफ़ी लोग परेशान होने लगते हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम अगर आपने जो घर से डिसाइड करके आप ले गए कि आपको इतना ही अटेम्प्ट करना है इसमें या फिर इतना ही टाइम देना है, तो क्योंकि वहाँ पर एग्ज़ाम हमारा रियल एग्ज़ाम मॉक टेस्ट से बहुत डिफरेंट होता है, तो वहीं जाके हम डिसाइड कर पाएंगे कि वहाँ पे कौन सा सेक्शन इजी होगा, कौन सा डिफ़िकल्ट होगा, किस में हमें कितना टाइम देना है, तो इन सब चीज़ों को हम वहीं डिसाइड कर पाएंगे। तो यहाँ से आप अपनी कोई भी स्ट्रैटेजी बना के मत जाइएगा कि आपको इस सेक्शन में इतना ही टाइम देना है या फिर इतने ही अटेम्प्ट करने हैं, इससे ज़्यादा या इससे कम, ऐसा कुछ भी नहीं। वहाँ पे जाइएगा, जब एग्ज़ाम देने आप जाओगे तो वहीं पे आप डिसाइड कर पाओगे कौन सा सेक्शन आपका टफ आया है कौन सा नहीं, तो वहीं पे उस बेसिस पे आप टाइम दीजिएगा। तो ये टाइम की बात है, बट हाँ ये नहीं है कि ज़्यादा टाइम किसी सेक्शन को दे दिया एंड दूसरे सेक्शन में रह गया। इन सब चीज़ों का प्लीज़ वहाँ पे बैलेंस बना के रखिएगा एंड टाइम को अच्छे से डिवाइड कर लीजिए कैसे आपको कितना टाइम देना है। बट एक जो टाइम आप मतलब एक बैलेंस टाइम आप बोल सकते हो इसे कि कितना देना चाहिए, वो मैं आपको एक आइडिया देती हूँ, लाइक 25 मिनट टू 20 या फिर 27 एंड ऐसे करके आप टाइम मतलब डिवाइड कर सकते हो अपना। किस जो आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन है अगर उसमें आपका टाइम ज़्यादा चला जा रहा है तो आपको पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये मेरा अपना वे है, ठीक है। बाकी लोग काफ़ी लोग अभी आर्ग्यू भी कर सकते हैं इस चीज़ पे, तो आपका अपना टाइम है, अपने हिसाब से आप लोग अपना मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करें तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ क्योंकि आपने जैसे कि मैंने मॉक टेस्ट में देखा है कभी कभी रीजनिंग मुझे 30 मिनट लग गया है, तो इस पर भी काफ़ी लोगों ने बोला है। तो ऐसा नहीं है, कुछ मॉक टेस्ट आपके डिफ़िकल्ट होते हैं, तो लाइक रीजनिंग ही मेरी स्ट्रेंथ है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसमें मेरा फुल अटेम्प्ट हो जाए। और मुझे दूसरी चीज़ ये भी पता है कि मुझे क्वांट को कैसे अप्रोच करना है कि जिससे मेरा सेक्शनल कट ऑफ निकल जाए एंड मेरा ओवरऑल जो मार्क्स है वो अच्छा हो जाए। तो इस वजह से मुझे जितना रीजनिंग को टाइम मुझे लगता है कि जब नहीं अब इससे ज़्यादा नहीं टाइम देना है, तो 30 मिनट अगर 15 मिनट में मुझे लगता है 15 to 16 मिनट या 17 कभी कभी 18 मिनट 19 मिनट, तो उसमें मेरा अच्छा खासा स्कोर अगर हो जा रहा है क्वांट में ईजिली, तो मैं उतना ही, तो मैं अपने हिसाब से ही अपने एक्सपीरियंस के बेस पे ही मतलब अपना मॉक टेस्ट एंड एग्ज़ाम अटेम्प्ट करती हूँ।
एंड आप लोगों ने तो मेरा स्कोर कार्ड ऑब्वियसली देखते ही हैं। तो 16 में जैसे मेरे 20+ मार्क्स होते ही होते हैं, बहुत कम, ऐसा मॉक टेस्ट पर डिपेंड करता है। मैंने बोला ना कि ईजी है या डिफिकल्ट है, तो ईजिली हो जाते हैं 20+ मार्क्स अकाउंट में मेरे। तो 40 एंड 20 तो वहाँ एग्ज़ाम में तो आपकी एक्यूरेसी मतलब को रखनी ही रखनी है। मैं बहुत अच्छे से कंसिस्टेंसी के साथ एंड बिल्कुल कंसंट्रेशन से मैं अपना एग्ज़ाम देना है, तो एक्यूरेसी वहाँ पे मेंटेन ही करनी है। मॉक टेस्ट का लेवल अलग होगा, एग्ज़ाम का अलग, सो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। तो बस यही सब बताना चाहती थी। फिर भी आपको कोई डाउट हो या कुछ भी है तो आप लोग प्लीज़ अब कमेंट सेक्शन में कमेंट में बताइएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन।